26 जनवरी 2005 मुंबई का जुहू इलाका, एक फ्लैट जो पिछले 3 दिन से बंद था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पड़ोसियों को 3 दिन बाद एक अजीब सी स्मेल आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। कमरे में सन्नाटा था। फ्रिज में हफ्ते भर पुराना खाना था, डाइनिंग टेबल पर बाइबल और कुछ दवाइयां रखी थी और फर्श पर बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक परवीन बाबी की लाश। वो परवीन बाबी जो टाइम्स मैगजीन के कवर पर छपी पहली इंडियन एक्ट्रेस थी, जिसकी एक मुस्कान के सब दीवाने थे, जिसकी वेस्टर्नाइज स्टाइल ने हिंदी सिनेमा की हीरोइन की परिभाषा बदल दी। इतनी ग्लैमरस, इतनी पॉपुलर औरत इतनी अकेली कैसे पड़ गई कि 3 दिन तक किसी को पता भी नहीं चला कि उनकी मौत हो गई है। उन्हें किस बात का डर था? क्यों उन्होंने अपने कंटेम्पररीज जैसे अमिताभ बच्चन पर उनको मारने की साजिश रचने के आरोप लगाए? क्यों उन्होंने इंडस्ट्री, अपने दोस्तों और इस दुनिया से इतनी दूरी बना ली? इन सारी चीजों पर बात करेंगे, पर पहले ये पता करते हैं कि परवीन बाबी बनी कैसे। अप्रैल 1954, जगह जूनागढ़। उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद उनका जन्म हुआ। उनके पिता वाली मोहम्मद जूनागढ़ के नवाब के रिश्तेदार थे और उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त जब जूनागढ़ की जनता ने भारत में ही रहने का फैसला किया, तो वहां के नवाब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों ने पाकिस्तान जाना बेहतर समझा। वाली मोहम्मद ने उस वक्त एक मुसलमान होते हुए भी भारत में रुकने का फैसला किया। परवीन एक कंजर्वेटिव पर अमीर मुस्लिम फैमिली में बड़ी हुई। उनका बचपन एक 54 कमरों वाली हवेली में बीता, जहां उनके अलावा बस उनके पेरेंट्स थे, जहां उनकी सारी जरूरतों का तो ख्याल रखा गया, लेकिन उन्हें कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं फील होता था। परवीन की जिंदगी की सबसे पहली ट्रेजेडी हुई जब वो सिर्फ 10 साल की थी। उनके पिता को थ्रोट कैंसर हो गया। 2 साल तक उनका इलाज चला, जिसने उनके परिवार को एक इमोशनल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में डाल दिया और परवीन के मन में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को लेकर एक डर पैदा कर दिया, जो ताउम्र उनके साथ रहा। उनकी स्कूल की पढ़ाई वहीं के एक गुजराती मीडियम स्कूल से हुई। वो काफी तेज थी, चीजों को काफी जल्दी याद कर लेती थी, जिसकी वजह से आगे जाकर वो अक्सर डायरेक्टर्स की भी फेवरेट बन जाती थी, क्योंकि उन्हें डायलॉग्स बहुत जल्दी याद हो जाते थे। 1968 में वो अपना स्कूल खत्म करके अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने गई। उनके लिए ये दुनिया बहुत अलग थी। उस दौर में लड़कियों का पढ़ना फिर भी नॉर्मल माना जाता था, लेकिन अपने घर से 300 किलोमीटर दूर जाकर रहना नहीं। परवीन को इस कंडीशन पर कॉलेज भेजा गया कि वो जल्द ही अपनी माँ की पसंद के लड़के से शादी कर लेगी। परवीन कॉलेज में काफी शाय थी। शुरुआत में तो वो लोगों से बात भी नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ ही हफ्तों में काफी पॉपुलर हो गई। इसका कारण था उनके लुक्स। वो जल्द ही कॉलेज की सबसे सुंदर और पॉपुलर लड़कियों के ग्रुप का हिस्सा बन गई। परवीन के लिए इस नई दुनिया में फिट होने की सबसे पहली सीढ़ी थी अंग्रेजी सीखना। इसी वक्त उन्होंने स्मोकिंग करना भी शुरू किया, एक ऐसी आदत जो जिंदगी भर उनके साथ रही। उन्होंने वो सब सीखने की कोशिश की जो उनके इस नई दुनिया में फिट होने के लिए जरूरी था। अब वैसे तो वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी जिंदगी जी रही थी, पर उनका एक और साइड भी था। उनका कमरा अक्सर काफी गंदा रहता था। जगह जगह न्यूज़पेपर्स, किताबों और कागजों के ढेर रहते थे। वो कई दिनों तक अपने कपड़े भी नहीं धोती थी। उनकी अलमारी में हमेशा चीजें भरी रहती थी, पर फिर एक दिन अचानक से उन पर सफाई का जुनून सवार होता और वो हर चीज को साफ कर देती। ये शायद उनके अंदर पल रहे तूफान का पहला संकेत था। वो अपनी इस नई जिंदगी में एडजस्ट होना सीख ही रही थी कि कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। 1961 से 1971 के बीच गुजरात के बहुत से हिस्सों में कम्युनल वायलेंस होने लगा, लेकिन 1969 में हालत बहुत खराब हो गई। अहमदाबाद सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज में से एक था। 500 से भी ज्यादा लोगों की जान गई, कितने ही घरों को जला दिया गया, स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। परवीन भी अपने कॉलेज की बाकी लड़कियों की तरह हॉस्टल में ही बंद थी, लेकिन परवीन के मुस्लिम होने की वजह से उनकी वार्डन को लगा कि वो अपने लोकल गार्जियन पंकज जावेरी के घर में ज्यादा सेफ रहेंगी। रात के अंधेरे में परवीन को गद्दों और कंबलों से ढककर एक ट्रक में पंकज जावेरी के घर पहुंचाया गया। ये परवीन के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था। उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला पैनिक अटैक एक्सपीरियंस किया और इस इंसिडेंट के डर से वो पूरी तरह कभी भी नहीं उभर पाई। कॉलेज के पहले साल में उनकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए और उन्हें पहली बार प्यार भी हुआ। उनके कॉलेज जाते ही उनकी माँ ने सारे रिश्तेदारों से परवीन के लिए एक लड़का ढूंढने में मदद मांगी।
उनकी माँ जमाल की ज्यादातर फैमिली पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चली गई थी। उनके एक कजिन का बेटा जमील उन्हें परवीन के लिए बहुत पसंद आया, पर समस्या ये थी कि वो पाकिस्तान में रहता था। जमील पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट था। दोनों देशों के बीच काफी दिक्कतों के बावजूद भी 1970 में कराची में दोनों की एंगेजमेंट कर दी गई। एंगेजमेंट के बाद परवीन वापस कॉलेज गई तो वो अपने साथ एक बहुत बड़ा फोटो एल्बम लेकर गई। वो लोगों के सामने अपने फियांसे के बारे में बोस्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उन्होंने अपने पिलो केसेस और नोटबुक्स पर जगह जगह P+J लिखा होता था। एक दिन वो अपने रूम में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रही थी। उनके हाथ में एक सेफ्टी पिन थी। उन्होंने बात करते करते हल्के से उस पिन को अपनी कलाई पर चुभाया। उनकी स्किन पर एक हल्का सा निशान हो गया। उन्होंने बार बार ऐसा किया और जब तक जमील के नाम के इनिशियल्स उनकी कलाई पर नहीं बन गए वो रुकी नहीं। इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पोस्ट कार्ड्स कम्युनिकेशन का इकलौता जरिया था। परवीन घंटों लगाकर जमील को रोजाना पोस्ट कार्ड लिखती और जवाब का इंतजार करती। एंगेजमेंट के 1 साल बाद जब जमील इंडिया आए तो परवीन ने उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाया। परवीन के सारे दोस्त जमील से काफी इम्प्रेस थे। जमील परवीन के लिए एक परफेक्ट पार्टनर थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1971 में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच 13 दिन तक वॉर चली और इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए। परवीन की मां ने जमील और परवीन की एंगेजमेंट तोड़ दी। परवीन को इसकी खबर एक पोस्ट कार्ड के जरिए दी गई। इस फैसले ने उनका दिल तोड़ दिया। वो दिन रात अपने कमरे में रोती रहती थी। कुछ दिन तो उनके दोस्तों ने उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश की, पर फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अचानक से रोने लगती और फिर खुद ही नॉर्मल हो जाती। उन्हें भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी। उन्होंने इस दुख से बाहर निकलने के लिए लिखना शुरू किया। उन्हें काफी वक्त लगा, पर धीरे धीरे वो इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल गई। उनके पिता की मौत के बाद ये दूसरा इंसिडेंट था जिसने उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो बस एक सुंदर चेहरा बनकर नहीं रहना चाहती। वो पूरे क्राउड में सबसे अलग दिखना चाहती थी। उन्होंने लोगों से खुलकर बात करना शुरू किया। वो हर पार्टी की जान होती थी और सिगरेट्स तो जैसे उनकी पर्सनालिटी का सबसे अहम हिस्सा थी। उन दिनों एक बैंड पर्पल फ्लावर के फ्रंटमैन नेविल दमानिया लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर थे। एक दोस्त के जरिए एक पार्टी में परवीन और नेविल की मुलाकात हुई। दोनों कई पार्टीज में मिले और एक दिन फाइनली नेविल ने अपने दिल की बात परवीन को बता दी। ये परवीन की जिंदगी का सबसे स्टेबल रिलेशनशिप था। परवीन नेविल की हर बैंड प्रैक्टिस में मौजूद होती। वो उनके हर शो में ऑडियंस में उनको चीयर कर रही होती थी। परवीन की पूरी जिंदगी इस वक्त नेविल के अराउंड ही घूमती थी। उनके दोस्तों का तो ये भी कहना था कि परवीन ने अपनी पहली फिल्म ही इसलिए साइन की ताकि वो नेविल के लिए एक गिटार खरीद सके। नेविल के रॉक बैंड की वजह से ही परवीन ने वेस्टर्न म्यूजिक में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उन्होंने एक थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन किया और जब उन्हें एक मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी ऑफर हुई तो परवीन उससे भी कतराई नहीं। परवीन का बॉलीवुड में आना भी एक कोइंसिडेंस ही था। परवीन के साथ एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर किशोर साहू की बेटी ममता साहू मॉडलिंग करती थी। जब ममता ने परवीन के बारे में अपने पिता को बताया तो उन्होंने परवीन को एक फोटोशूट के लिए बुलाया। उन्होंने परवीन का कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस देखा और वो उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने वहीं परवीन को एक फिल्म का ऑफर दे दिया। इस फिल्म का नाम था धुएं की लकीर। इस फिल्म को अनाउंस करने के लिए एक लोकल न्यूज़पेपर में किशोर साहू ने ऐड दिया। इस ऐड में उन्होंने 3 नए चेहरे लॉन्च करने की बात की, रमेश अरोड़ा, आशीष बोहरा और परवीन बाबी। कुछ दिनों बाद एक दूसरे फिल्म डायरेक्टर BR इशारा ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने परवीन को पहले डिस्कवर किया था और वो ही उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। दरअसल कुछ 2 साल पहले परवीन एक फिल्म एक नाव दो किनारे की शूटिंग देखने गई थी। BR इशारा ने उन्हें देखा और अपने फोटोग्राफर को उनसे पूछकर उनकी तस्वीरें लेने के लिए कहा। इशारा ने परवीन से ये भी पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करेंगी, तो परवीन ने कहा कि अगर उन्हें स्टोरी और कैरेक्टर पसंद आया तो जरूर करेंगी। इशारा ने उन्हें साइन किया और फिर अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। परवीन इस ऑफर से बहुत खुश थी। उन्होंने खुद के और नेविल के लिए मुंबई में एक छोटी सी दुनिया के सपने भी देख लिए थे। पर बहुत वक्त के बाद जब BR इशारा ने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया तो उन्हें लगा कि उनका यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। इस पूरे फ्यूड के बाद इशारा और साहू ने मिलकर एक मीटिंग की और डिसाइड किया कि परवीन पहले धुएं की लकीर की शूटिंग करेंगी।
परवीन को लगता था कि बॉम्बे शिफ्ट होना उनके और नेविल दोनों के करियर और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन नेविल अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थे। उनके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो परवीन के साथ मुंबई चले जाएं। नेविल की प्रायोरिटीज बहुत अलग थी और उन दोनों ने अलग होने का फैसला किया। इसके बाद परवीन मुंबई आ गई और अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गई। परवीन ने सबसे पहले फिल्म धुएं की लकीर की शूटिंग की और फिर BR इशारा की चरित्र पर काम शुरू किया। कुछ एक साल पहले इशारा ने एक एक्टर डेनी डेनजोंगपा को बॉलीवुड में फिल्म जरूरत में लॉन्च किया था। एक दिन डेनी चरित्र के सेट पर आए जहां उनकी मुलाकात परवीन से हुई। उनकी ये मीटिंग बहुत छोटी थी पर दोनों को ही एक स्पार्क फील हुआ। धीरे धीरे दोनों के फोन कॉल्स डिनर डेट्स में बदल गए। चरित्र और धुएं की लकीर दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन परवीन के लुक्स की वजह से बहुत से लोग उनके साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने फिल्म चांदी सोना, त्रिमूर्ति और मस्तान दादा जैसी फिल्में की। मीडिया में हर जगह उन्हीं के बारे में बात हो रही थी, पर एक्टिंग से ज्यादा लोग उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड थे। उनसे ड्रग्स और एडिक्शन के बारे में बहुत सवाल पूछे जाते थे। परवीन हर तरह के सवालों का बहुत सीधा जवाब देती थी। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया में 10 में से 9 फिल्मों में किसी भी टैलेंट की जरूरत नहीं होती, बस खूबसूरत चेहरा और कुछ डायलॉग से काम चल जाता है। उन्होंने खुद का ही एग्जाम्पल देकर कहा कि उन्होंने बॉलीवुड में प्रैक्टिकली कुछ भी ना करके इतना पैसा कमा लिया है। ये एक ऐसा दौर था जहां परवीन बाबी और जीनत अमान ने मिलकर एक हिंदी फिल्म एक्ट्रेस के फैशन और ड्रेसिंग स्टाइल में एक बड़ा बदलाव लाया। 12 फ्लॉप फिल्मों के बाद मजबूर उनकी पहली बॉक्स ऑफिस सक्सेस रही, जिसमें परवीन ने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। बॉलीवुड में हमेशा से ही एक्टर्स अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत सीक्रेट होते हैं, लेकिन उस दौर में भी परवीन और डैनी अपने रिलेशनशिप को लेकर मीडिया के सामने बहुत ओपन थे। डैनी पहले से ही इंडस्ट्री का हिस्सा थे, तो परवीन पर डैनी का इस्तेमाल करके स्पॉटलाइट में आने का इल्जाम भी लगाया गया। इस रिश्ते से भी परवीन उतनी ही ऑब्सेस थी जितनी अपने पुराने रिलेशनशिप्स से। उन्होंने डैनी के लिए हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखने की कोशिश की। डैनी फ्लूट बजाते थे तो परवीन अपने बैग में हमेशा एक फ्लूट लेकर घूमती थी। उन्होंने कुछ ही दिनों में डैनी की ही बिल्डिंग में घर भी ले लिया। परवीन की लाइफ एकदम परफेक्ट थी। 2 साल का स्टेबल रिलेशनशिप और करियर भी नई ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन फिर दोनों को एक दूसरे की छोटी छोटी बातें अनॉय करने लगी। परवीन ने उनके घर से मूव आउट भी कर लिया। डैनी का कहना था कि परवीन एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, लेकिन एज अ वाइफ वो उनको सूट नहीं करेंगी। उनके रिलेशनशिप में दिक्कतें चल रही थी, लेकिन उनका करियर अपने पीक पर जा रहा था। वो एक साथ 1 डजन से भी ज्यादा फिल्मों पर काम कर रही थी। उनकी फिल्म दीवार, जिसने परवीन के वेस्टर्नाइज्ड इमेज को काफी पॉपुलर किया, उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, नमक हलाल, चांदी सोना, जानी दोस्त जैसी फिल्में की। वो उस वक्त की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। 1970 के दशक में परवीन कबीर बेदी और उनकी वाइफ प्रतिमा बेदी से मिली। इस वक्त ये दोनों अपनी ओपन मैरिज के लिए बॉलीवुड में काफी पॉपुलर थे। परवीन पहले प्रतिमा से मिली और उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुई। धीरे धीरे बेदीज, डैनी और परवीन साथ में घूमने लगे। एक दिन डैनी घर आए तो परवीन ने उन्हें याद दिलवाया कि उन्हें साथ में एक पार्टी में जाना था। डैनी बहुत थके हुए थे, पर परवीन ने उन्हें जबरदस्ती वहां ले जाने का फैसला किया। डैनी ने थोड़ी देर पार्टी में सोशलाइज किया और फिर एक शांत कोना ढूंढकर बैठ गए और उन्हें नींद आ गई। परवीन ने जब ये देखा तो वो बहुत गुस्सा हुई। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इस झगड़े ने दोनों के बीच दूरियां बढ़ा दी। डैनी एक आउटडोर शूट के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए और जब वापस आए तो परवीन ने उन्हें बोला कि कबीर और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों ने कुछ वक्त बाद अलग होने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहे। प्रतिमा ने अपने मेमोयर में कहा कि उन्होंने ही परवीन और कबीर को इस अफेयर के लिए एनकरेज किया था। प्रतिमा उस वक्त अपनी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस के साथ डील कर रही थी और कबीर से थोड़ा ब्रेक चाहती थी। कबीर भी उस रिलेशनशिप में अपने आप को अकेला और अनफुलफिल्ड पाते थे, जिसकी वजह से वो परवीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन जैसे जैसे परवीन और कबीर नजदीक आने लगे, प्रतिमा को उनके रिश्ते से दिक्कत होने लगी। उन्होंने कबीर को परवीन और उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहा और कबीर ने परवीन को चुना। परवीन भी कबीर को लेकर काफी इनसिक्योर होने लगी थी। परवीन को हमेशा डर रहता था कि कहीं कबीर उन्हें छोड़कर वापस अपनी बीवी और बच्चों के पास न चले जाएं। इसलिए उन्हें कबीर का अपने बच्चों से मिलना भी कोई खास पसंद नहीं था। डैनी से उनका ब्रेकअप तो हुआ, लेकिन फिर भी दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे। डैनी ने परवीन के बाद एक एक्ट्रेस किम को डेट करना शुरू कर दिया था। परवीन को जब इस सब के बारे में पता लगा तो वो अक्सर डैनी के घर जाने लगी।
जब डैनी घर पर नहीं होते थे तब भी वो उनके घर जाकर उनके वीसीआर पर फिल्में देख रही होती थी। कुछ वक्त बाद किम को इससे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी और डैनी ने परवीन को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा। अब एक तरफ परवीन को लगता था कि उन्हें कबीर को उनकी बीवी के साथ बांटना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उन्हें लग रहा था कि डैनी ने उन्हें किम से रिप्लेस कर दिया है। उन्हें प्रोतिमा या फिर किम किसी से भी दिक्कत नहीं थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किम के आने से उनका और डैनी का रिश्ता क्यों बदल रहा है। कबीर उस वक्त महेश भट्ट की एक फिल्म पर काम कर रहे थे, इसी वजह से परवीन और महेश भट्ट की भी थोड़ी बहुत दोस्ती हुई। कबीर को लगता था कि अगर उन्हें हिंदी फिल्मों में सक्सेसफुल होना है तो उन्हें गाना और डांस सीखना पड़ेगा, लेकिन वो इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। इसलिए जब उन्हें एक इटालियन टीवी सीरीज सेंडोकन में काम करने का मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटे। ये सीरीज बहुत हिट रही और कबीर एक इंटरनेशनल स्टार बन गए। उनके प्रमोशनल टूर के दौरान परवीन कबीर के साथ ही रही। परवीन के लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। पहली बार वो किसी भी चीज का सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं थी। वो कबीर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कबीर की इस अनएक्सपेक्टेड पॉपुलैरिटी से थोड़ा सा इनसिक्योर भी थी। कबीर अपने काम के लिए जहां भी जाते परवीन उनके साथ जाती, यहाँ तक कि उन्होंने कबीर के लिए इंडस्ट्री तक छोड़ने का फैसला कर लिया था और उनके साथ इटली शिफ्ट होने वाली थी। उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने सारे साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म किए। परवीन इतना बड़ा स्टेप तो ले रही थी, लेकिन वो बहुत डरी हुई भी थी। उन्हें पता था कि उन्हें फिर से सब कुछ शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। उनके अंदर बहुत डर था, जो अक्सर गुस्से में भी बदल जाता था और कबीर को इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते थे। उनके इटली शिफ्ट होने के बाद कबीर को सेंडोकन के आगे के पार्ट्स के लिए साइन किया गया और उन्होंने फीमेल लीड के लिए परवीन का नाम सजेस्ट किया। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बाद भी परवीन को कोई खास खुशी नहीं हुई। कबीर को लगता था कि अगर परवीन वहाँ खुश नहीं है तो उन्हें वापस इंडिया लौट जाना चाहिए और परवीन ने ऐसा किया भी। इंडिया वापस आकर वो सबसे पहले डैनी से मिली। उन्होंने डैनी को बताया कि वो प्रेग्नेंट थी और कबीर ने जबरदस्ती उनसे उनका बच्चा अबॉर्ट करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि वो कबीर से ब्रेकअप कर चुकी हैं और अब कभी भी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। डैनी ने उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया, बस उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए और अपने काम पर फोकस करने के लिए कहा। वापस आने के 1 महीने बाद उन्होंने सेंडोकन करने से मना कर दिया और बॉलीवुड में ही काम ढूंढना शुरू किया। इसी के साथ उनका और कबीर का रिश्ता जितना ड्रामेटिकली शुरू हुआ था वैसे ही खत्म भी हो गया। मीडिया में दोनों ने यही कहा कि ये रिश्ता म्यूचुअली खत्म किया गया है और बहुत सालों बाद कबीर का इस पर कहना था कि उन्हें परवीन की मेंटल हेल्थ के बारे में चिंता होने लगी थी। कबीर ने उन्हें कई बार डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, लेकिन परवीन को डर था कि इससे उनके करियर पर खराब असर पड़ सकता है। इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला भी परवीन का ही था। उन्हें लगता था कि कबीर या तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए फोर्स करेंगे या फिर इंडस्ट्री में सबको उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बता देंगे। परवीन ने दुनिया के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि ब्रेकअप के बाद वो ठीक है, पर ये उनकी जिंदगी के सबसे बड़े क्राइसिस में से एक था। उन्होंने अपने आप को काम में इतना बिजी कर लिया कि उन्हें किसी भी और चीज के लिए सोचने तक का वक्त नहीं मिलता था। पर फिर भी वो ठीक नहीं थी। वो बहुत सारी सिचुएशंस में पैनिक करने लगती थी। भीड़ को देखकर उन्हें लगता था कि कोई उन पर अटैक कर देगा। उन्हें अपनी बॉडी को लेकर भी काफी कॉम्प्लेक्सेस होने लगे थे। वो हमेशा डाइटिंग पर रहती थी, फॉरेन मैगजीन्स में स्लिम रहने के ट्रिक्स ढूंढती रहती थी। इससे उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ने लगा। इंडिया वापस आने के बाद परवीन ने अपने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया, जिसमें डायरेक्टर महेश भट्ट भी थे। धीरे धीरे उनका मिलना बढ़ने लगा। इससे पहले जब भी महेश भट्ट परवीन से मिले थे तो वो किसी न किसी रिलेशनशिप में थी। ये पहली बार था जब परवीन सिंगल थी। महेश भट्ट पहले से ही शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वो परवीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। शुरुआत में उन दोनों ने इस रिश्ते को एक सीक्रेट ही रखा, लेकिन जब इसे छिपाना मुश्किल हो गया तो महेश भट्ट ने खुद ही अपनी वाइफ के सामने कन्फेस कर दिया और परवीन के साथ शिफ्ट हो गए। महेश भट्ट एक स्पिरिचुअल गुरु यूजी कृष्णमूर्ति को बहुत मानते थे। धीरे धीरे परवीन भी उनको सुनने लगी। परवीन का कहना था कि कुछ वक्त बाद ही यूजी उनकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक बन गए। इस वक्त परवीन के करियर को भी एक नया बूस्ट मिला। उन्होंने हर तरह के रोल्स किए। वो इंडिया की सबसे ग्लैमरस औरत बन गई। उनके रिलेशनशिप के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। परवीन को लगता था कि महेश उनकी जिंदगी के सबसे टैलेंटेड और इंटेलिजेंट इंसान है। लेकिन साल भर बाद ही उनके रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कतें आने लगी। यूजी का भी कहना था कि उनकी रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दोनों के बीच का जो फाइनेंशियल डिफरेंस था वो भी उनके झगड़े का बड़ा कारण था। परवीन और महेश जब पहली बार वेकेशन से वापस आ रहे थे तो महेश को अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट लेना था।
उन्होंने यूजी से लोन मांगा, लेकिन जब परवीन को ये बात पता लगी तो वो काफ़ी अपसेट थी कि उन्होंने परवीन की मदद क्यों नहीं मांगी। वो जब लंदन घूमने गए तो उनके अपार्टमेंट का भी किराया परवीन ने भरा। महेश वैसा अपार्टमेंट कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। महेश को लगने लगा कि परवीन वो चीज़ें करती हैं जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि वो चीज़ें जो वो खुद करना चाहती हैं। परवीन को हमेशा शक भी रहता था कि महेश अपनी बीवी से मिलते हैं। उनकी इनसिक्योरिटी हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। वेकेशन से वापस आने के बाद परवीन की हालत खराब ही होती गई। उन्होंने लोगों से बात करना कम कर दिया था। वो अक्सर रोती रहती थी और सिगरेट्स पीती रहती थी। वो अपने सीन शूट करते वक्त एकदम नॉर्मल हो जाती थी और फिर रूम में आकर उनकी वही हालत हो जाती थी। महेश भट्ट को लगने लगा कि परवीन के साथ कोई दिक्कत है, तो वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोलने लगे। डॉक्टर को लगा कि ये बस स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो उन्होंने परवीन को कुछ एंजाइटी पिल्स दे दी। एक दिन महेश जब शाम को घर वापस आए तो घर का माहौल बदला हुआ था। वो बेडरूम की तरफ गए तो परवीन एक कोने में एक चाकू लिए बैठी थी। जब महेश ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो परवीन बोली कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। महेश ने पूछा कौन लोग, तो परवीन बोली अमिताभ बच्चन। उनका मानना था कि उनका बेडरूम भी बग्ड है। इस इंसिडेंट के बाद महेश समझ गए कि परवीन के साथ कोई मेजर प्रॉब्लम है। पूरी रात परवीन बड़बड़ाती रही कि अमिताभ बच्चन उन्हें मार देंगे। कुछ दिन में ये सब इतना बढ़ गया कि उन्हें लगने लगा कि उनके आसपास के सारे लोग उन्हें मारने की साजिश में लगे हुए हैं। परवीन ने खुद कन्फेशंस ऑफ परवीन बाबी में बताया कि वो एक दिन अपने मेकअप रूम में तैयार होकर बैठी थी कि उन्हें अचानक लगने लगा कि उनकी स्किन की सारी चमक धीरे धीरे गायब हो रही है। उनका फाउंडेशन उनके चेहरे पर काला पड़ रहा है। वो बहुत डर गई। उन्होंने 2 दिन तो ऐसे ही काम करने की कोशिश की, पर फिर उनका डर इतना बढ़ गया कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो वहां से भागी, अपनी कार में बैठी और सीधा अपने घर गई। इस दिन के बाद से चीजें और भी खराब ही होती गई। महेश इकलौते इंसान थे जिनको लगता था कि परवीन को सीरियस मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, पर परवीन की माँ को लगता था कि उनकी बेटी पोजेस्ड है। परवीन को लगने लगा कि उनके घर के एसी, पंखे, यहाँ तक कि परफ्यूम की बॉटल्स भी बग्ड हैं। उन्हें जब तक कोई पूरे अप्लायंस को खोलकर नहीं दिखा देता था, वो उन पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन वो अचानक कहने लगी कि 6 बजे वो उन्हें मार देंगे। जब 6 बजने के बाद परवीन को बताया गया कि देखो कुछ नहीं हुआ, तो उनका कहना था कि आज नहीं, कल 6 बजे वो मुझे मार देंगे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनके अपने कुक, अपनी माँ और महेश के बारे में भी उन्हें लगता था कि सब उन्हें मारना चाहते हैं। उनका कहना था कि वो लोग महेश भट्ट की बेटी पूजा को किडनैप करके महेश को परवीन को मारने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो अपना खाना खाने से पहले किसी और को टेस्ट करवाने लगी थी ताकि कोई उन्हें जहर न खिला दे। परवीन को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता लगा कि उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है। परवीन ने अपनी दवाइयां भी लेने से मना कर दिया। इस वक्त परवीन सिर्फ एक इंसान पर भरोसा करती थी और वो थे यूजी। परवीन और महेश यूजी के पास बैंगलोर चले गए और कुछ वक्त के लिए वहीं रहने लगे। उन्होंने ही परवीन को दवाइयां लेने के लिए भी कन्विंस किया। धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगी थी। परवीन ने इस वक्त लगभग 35 फिल्में साइन की हुई थी जिनकी शूटिंग अभी बाकी थी। डायरेक्टर्स ने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया था। मीडिया भी उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बातें करने लगी थी। उनकी माँ भी उन लोगों में से एक थी जो परवीन पर वापस आकर अपना काम कंटिन्यू करने का प्रेशर डालने लगे और परवीन को इस प्रेशर के चलते करीब 6 महीने बाद वापस आना पड़ा। परवीन वापस आने के बाद काफ़ी बिजी हो गई, लेकिन महेश और यूजी को डर था कि वो फिर से रिलैप्स ना हो जाए। परवीन को ये भी लगने लगा था कि यूजी उन्हें कंट्रोल और मैनिपुलेट करने या फिर डराने की कोशिश कर रहे हैं। परवीन अपनी फिल्में पूरी करने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उनकी एंग्जाइटी भी इस प्रेशर के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वो इस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ भी 5 फिल्में कर रही थी। वही अमिताभ बच्चन जिन पर उन्होंने उनको मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। वो इस वक्त काफ़ी एंग्शियस रहती थी। वो पूछती रहती थी कि कहीं अमिताभ उनकी तरफ देख तो नहीं रहे हैं या उनके बारे में कुछ पूछ तो नहीं रहे हैं। एक दिन महेश और परवीन उनके घर में थे और महेश परवीन को कन्विंस कर रहे थे कि फिल्मों की दुनिया इस वक्त उनके लिए सही नहीं है और उन्हें अभी ब्रेक पर ही रहना चाहिए। पर परवीन ने उनको इसके जवाब में यूजी और उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहा। महेश ये बात सुनकर परवीन के घर से जाने लगे और परवीन हाफ नेकेड हालत में उनके पीछे भागी। परवीन पूरी जिंदगी एक स्टेबल रिलेशनशिप की तलाश करती रही और हर बार जब उन्हें प्यार हुआ तो उन्हें लगा कि उन्हें हैप्पीली एवर आफ्टर वाला रिलेशनशिप मिल गया है, लेकिन लाइफ में चौथी बार वो गलत साबित हुई। हर बार उनके किसी भी रिलेशनशिप के बाद वो अपने आप को काम में इतना बिजी कर लेती थी कि उन्हें ब्रेकअप के बारे में सोचने का वक्त भी ना मिले। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया।
पर महेश भट्ट ने इंडस्ट्री के बाकी डायरेक्टर्स को परवीन की हालत के बारे में वार्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने परवीन के साथ कुछ वक्त पहले अब मेरी बारी नाम की एक फिल्म साइन की थी, जिसमें उन्होंने परवीन को रेखा से रिप्लेस भी कर दिया। इस सब के बाद परवीन ने डिसाइड कर लिया कि अब वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस करेंगी और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ेंगी। कुछ साल उन्होंने अच्छे से काम किया, लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना था। ऐसी खबरें आने लगी कि परवीन खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं और फिर किसी से भी नहीं मिलती। इसके लिए उन्हें बहुत सारे शूट्स भी कैंसिल करने पड़ रहे थे। महेश भट्ट ने इस वक्त परवीन और उनकी स्टोरी पर भी एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अर्थ। कुछ लोगों का ये मानना था कि इस फिल्म ने परवीन को उस इमोशनल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया कि उन्होंने पूरी तरह इंडस्ट्री छोड़ने का डिसीजन ले लिया। परवीन की हालत ऐसी होती जा रही थी कि उनका रियलिटी से सारा वास्ता छूटता जा रहा था। जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी वो उन्हें दिखाई देने लगी थी। उन्हें आवाजें भी सुनती थी जो किसी और को नहीं सुनती थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी की कि वो उन्हें मारने की साजिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि अमिताभ बच्चन एक सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं और उनके गुंडे परवीन को किडनैप करके एक आइलैंड पर ले गए, जहां उन पर एक सर्जरी की गई और उनके कान के पीछे एक चिप इंसर्ट की गई। एक बार तो वो चलती गाड़ी तक से कूद गई थी क्योंकि उन्हें लगा कि गाड़ी के अंदर बॉम्ब है। एक इंटरव्यू में शबाना आजमी ने बताया कि जब वो ज्वालामुखी की शूटिंग कर रहे थे तो एक दिन अचानक परवीन शैंडलियर की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वो शैंडलियर उन पर गिर जाएगा। अशांति के सेट पर भी शबाना ने देखा कि परवीन ने खाना खाना बंद कर दिया था। वो बस 2 या 3 अंगूर खाकर कहती थी कि उनका पेट बहुत ज्यादा भर गया है। इस बीमारी की वजह से उन्हें 1983 में फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना छोड़ दिया और अपने आप को आइसोलेट कर दिया। इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत स्टिग्मास थे, जिसकी वजह से लोग उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। इसने उनके आइसोलेशन को और गहरा कर दिया। फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा ने तो उनकी बीमारी को एक होक्स यानी कि एक झांसा भी बोला। उनका मानना था कि परवीन की बीमारी एक झूठ और धोखा है। जब 1983 में परवीन इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो गई तो मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें आने लगी। बहुत सी रिपोर्ट्स में तो ये भी बोला गया कि उनका अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ कनेक्शन है। कुछ 6 साल बाद जब वो इंडिया वापस आई तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उन्होंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था और अपने बाल भी काट लिए थे। उन्होंने इंडस्ट्री से दूर रहकर कई सारे करियर परस्यू करने की कोशिश की, पर उन्हें हर वक्त ये डर सताता रहता था कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। परवीन हमेशा इस बात को डिनाई करती थी कि उन्हें कोई भी बीमारी है। उनका कहना था कि ये इंडस्ट्री और मीडिया की साजिश है। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर भी बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने डैनी पर भी अमिताभ बच्चन का एजेंट होने का आरोप लगाया। उन्होंने इस वक्त अपने करियर को दोबारा शुरू करने की भी कोशिश की, पर इंडस्ट्री के ज्यादातर लोगों ने उन्हें अवॉइड ही किया। 1997 में वो क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हो गई। उनके वापस आने के बाद कुछ वक्त तक तो मीडिया ने उनके बारे में बहुत बात की, पर फिर इवेंचुअली सब लोग मूव ऑन कर गए। उनके आखिरी दिनों में उन्होंने सबसे बात करना छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं था। उनकी मां काफी वक्त तक जूनागढ़ और मुंबई के बीच ट्रैवल करती रही, पर 2002 में उनकी मां की मौत हो गई। अब परवीन के पास कोई नहीं बचा था। उनकी मां की मौत ने उनके अंदर के गिल्ट, ग्रीफ और अकेलेपन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इस वक्त उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, यूएस और ब्रिटिश गवर्नमेंट, CIA, CBI, बाल ठाकरे और बीजेपी पर भी उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के आरोप लगाए। संजय दत्त के बारे में भी उनका कहना था कि वो 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे, लेकिन इन सब कंप्लेंट्स को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से डिसमिस कर दिया गया। उन्होंने अपने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। वो सारा सामान बस घर पर ही मंगवा लेती थी। महीने में एक बार वॉचमैन उनके लिए ATM से पैसे निकाल कर ले आता था। उन्हें मीडिया ने तरह तरह के नाम भी दिए। किसी ने उन्हें क्रैक कहा तो किसी ने सेक्स किटन टर्न्ड कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट। वो अपना सारा दिन पेंटिंग या राइटिंग में निकाल देती थी। उनकी डेली मील में बस दूध और एग योक होता था। उनका मानना था कि बस ये 2 ही चीज़ें हैं जिनमें कुछ भी मिलाकर उन्हें मारा नहीं जा सकता। उनसे अगर कोई किसी भी चीज़ पर आर्ग्यू करने की कोशिश करता था तो वो फिजिकली वायलेंट हो जाती थी। जनवरी 2005 में उनकी लाश उनके जुहू अपार्टमेंट में मिली, मौत के लगभग 72 घंटे बाद। उनके लेफ्ट फुट में गैंग्रीन था, एक ऐसी बीमारी जिसमें खून की सप्लाई की कमी होने से टिश्यू मरना शुरू हो जाते हैं। उनके बेड के पास एक व्हीलचेयर मिली जिसके आसपास पेंटिंग्स, कपड़े, दवाइयाँ और पुराने अखबार फैले हुए थे। उनकी बॉडी के कई मेजर ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। एक एक्ट्रेस जिसे देखकर लोगों की सांसें रुक जाती थी।
अपने आखिरी वक्त में इतनी अकेली थी कि 3 दिन तक किसी का ध्यान भी नहीं गया कि वो जिंदा है या नहीं। परवीन बाबी एक ग्लैमरस एक्ट्रेस थी, पर सबसे पहले वो बस एक इंसान थी। एक ऐसी इंसान जिसकी आवाज़ इस चमकती दुनिया में अनसुनी रह गई। उनके किरदार शायद जितने सुलझे थे, असल जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी इतनी चकाचौंध के पीछे बहुत गहरा अंधेरा होता है। परवीन चली गई उसी तरह जिस तरह कोई किरदार स्क्रीन से फेड आउट होता है, बिना किसी क्लोजिंग लाइन और बिना तालियों के।